यस मैम। अगले टॉपिक का नाम क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली कंपनी। तुम शेयर होल्डर अपनी फैमिली कंपनी से प्रॉफिट किस शक्ल में लेते हो? तो दो तरह से लेते हो डायग्राम में। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट दो तरह से करते हो, या तो डिविडेंड की शक्ल में ले लेते हो, या दूसरा सैलरी बोनस की शक्ल में। अब मेरा सवाल ये है कि मैं कंपेयर करूंगी, अगर मैं प्रॉफिट लेती हूँ डिविडेंड की शक्ल में तो कितना कैसे टैक्स दूंगी, और अगर मैं सैलरी बोनस की शक्ल में लेती हूँ तो फिर कैसे टैक्स लगेगा। तो पहला है डिविडेंड की शक्ल में अगर आप लेते हो तो डिविडेंड पे आप शेयर होल्डर कितना रेट देते हो? 2000 पे तो नील रेट बैंड मिल जाता है, फिर बेसिक बैंड पे 7.5 रेट लगता है, हायर पे 32.5 और एडिशनल बैंड में 38.1, यही रेट होता है ना। लेकिन अगर तुम प्रॉफिट सैलरी बोनस की शक्ल में लो तो दूसरी तरफ देखो, सैलरी बोनस तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट इनकम है और तुम उस पर 20, 40, 45 नॉन सेविंग के रेट से दोगे। अगला कॉलम, अगर मैं डिविडेंड की शक्ल में प्रॉफिट लेती हूँ, क्या डिविडेंड पे मैं क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी देती हूँ? डिविडेंड पे एनआईसी लगती है? नो। नो। नहीं। जबकि दूसरी तरफ देखो, सैलरी बोनस की शक्ल में अगर तुम प्रॉफिट लेते हो तो सैलरी बोनस कैश बेनिफिट है ना, तो उस पे क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी लगती है, किस रेट पे? 0, 12 एंड 2 पे। तीसरा कॉलम, अगर मैं डिविडेंड की शक्ल में प्रॉफिट लेती हूँ तो क्या क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी लगती है डिविडेंड पे? नहीं। नहीं। लेकिन अगर सैलरी बोनस की शक्ल में लें प्रॉफिट तो क्लास 1 एम्प्लॉयर देता है, किस रेट पे? 0 एंड 13.8 के हिसाब से। अगला, डिविडेंड क्या कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए अलाउड एक्सपेंस होता है डिविडेंड देना? नहीं। हो। जबकि दूसरी तरफ सैलरी बोनस देना अलाउड एक्सपेंस है कंपनी के लिए। यस। 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 एंड जिससे क्या होगा, लिखा होगा कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी का सेव हो जाएगा, अलाउड एक्सपेंस जो हुआ। अगला देखें, आपको याद है मैंने आपको पेंशन में पढ़ाया था कि आपका जो बैंड्स होते हैं वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती है, लोअर ऑफ से ग्रॉस पीपीसी एंड दूसरी तरफ हायर ऑफ 3600 एंड रेलिवेंट अर्निंग। और रेलिवेंट अर्निंग का क्या मतलब था? ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड एफएचएल फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग। मुझे बताओ, डिविडेंड क्या रेलिवेंट अर्निंग है? हम्म, नो। नहीं है ना। सैलरी बोनस, यस। सैलरी बोनस एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना, तो रेलिवेंट अर्निंग बन गई। तो डिविडेंड रेलिवेंट अर्निंग नहीं है, तो इससे क्या होगा? जबकि सैलरी बोनस की शक्ल में अगर लो तो वो तो रेलिवेंट अर्निंग है। तो रेलिवेंट अर्निंग की जगह यहाँ पे लिखोगे इस डायग्राम में जब सैलरी बोनस, तो फिर क्या होगा, आपके बैंड में इंक्रीज होने में मदद करेगी ना ये अमाउंट। जबकि डिविडेंड तो अलाउड एक्सपेंस, वो रेलिवेंट अर्निंग नहीं है, तो इसलिए वो आपके बैंड को एक्सटेंड करने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। ठीक, समझ आई इस बात की? फिर समझा दें मैम। रेलिवेंट अर्निंग इधर, ये जो डायग्राम है ये पढ़ी थी पेंशन में, कि इस जो आंसर। मैम मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। आप मैंने लेट क्लासेस स्टार्ट की थी ना, तो ओ, इसीलिए समझ नहीं आया, बाकी सबको आया। देखो, जब तुम इधर रेलिवेंट अर्निंग लिखोगी और 3600 में से हायर ऑफ पहले चूज करोगी, फिर ऊपर लिखोगी उसको, फिर जो अमाउंट ऊपर है और ग्रॉस पीपीसी यानी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का जो लोअर ऑफ होगा उससे आप बेसिक और हायर बैंड इंक्रीज करते हो। सही। अब मेरा सवाल ये है कि डिविडेंड तो रेलिवेंट अर्निंग नहीं है, तो बैंड इंक्रीज करने में उसका कोई किरदार नहीं। जबकि सैलरी बोनस रेलिवेंट अर्निंग है, एम्प्लॉयमेंट इनकम में लिखा हुआ है ना, रेलिवेंट अर्निंग में एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो सैलरी बोनस एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, तो वो तो बैंड जी। इंक्रीज करने में यहाँ पे है ना उसका रोल। जी। बस ये पॉइंट है। बस ये टॉपिक यही था कि कंपैरिजन हम कर रहे थे कि प्रॉफिट आप अपनी फैमिली कंपनी से डिविडेंड की शक्ल में लो तो क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर सैलरी बोनस की शक्ल में लो तो क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं। चलो, अब ऊपर एक टॉपिक स्किप किया था जिसका नाम था
एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फैमिली कंपनी। तुम अपनी फैमिली कंपनी से जब कहते हो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सट्रैक्ट करता हूं, क्या मतलब होता है इस बात का? इन्वेस्टमेंट मतलब ऑनरशिप उससे ले लेते शेयर हैं। सेल कर दे। शेयर बेच देते हो, तुम कहते हो बस मैं अब मजीद इस फैमिली अपनी फैमिली कंपनी रखना ही नहीं चाहता, मैं नहीं शेयर रखना चाहता, बस बेच देते हो। तुम्हारी एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ही खत्म कर रहे हो तुम कंपनी से। 3 तरह से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट खत्म होती है। पहला, सेल ऑफ शेयर जब कर देते हो, सिंपली जब शेयर शेयर बेच दोगे तो तुम कहाँ रहोगे, उसके शेयर होल्डर खत्म। दूसरा, रीपरचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी, कंपनी तुमसे बाय बैक कर लेती है शेयर, तो तुम कहाँ शेयर होल्डर रहोगे, खत्म इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी ही लिक्विडेट हो गई है तो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। अब इन तीनों के सेपरेट सेपरेट डिटेल्स हैं। अब पहला है जब तुम सेल ऑफ शेयर करते हो, जब तुम शेयर बेचते हो कौन सा टैक्स लगता है सेल करने पे? सीजीटी। सीजीटी दोगे ना, तुम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो लिखा हुआ नॉर्मल सीजीटी लगेगा, यानी डीपी माइनस कॉस्ट करके चार्जेबल गेन आएगा, और नॉर्मली सीजीटी लगेगा जैसे आपने पढ़ा था। बस ये खत्म। दूसरा टॉपिक है रीपरचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी। ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है कि जब कंपनी अपने शेयर बाय बैक कर ले तो 2 ट्रीटमेंट लगती हैं, डिविडेंड ट्रीटमेंट एंड सीजीटी ट्रीटमेंट। सीजीटी ट्रीटमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन मस्ट अप्लाई सीजीटी ट्रीटमेंट, और ऊपर लिखा है डिविडेंड ट्रीटमेंट जब ब्रैकेट में लिखा है इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। जब कंडीशन फुलफिल हो जाए तो सीजीटी ट्रीटमेंट ही लगेगी, और अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो डिविडेंड ट्रीटमेंट लगेगी। अब डिविडेंड ट्रीटमेंट क्या है? डीपी, डीपी में लिखो बाय बैक प्राइस, जितने के कंपनी ने शेयर आपसे बाय बैक किए वो लिखें, और इसमें से लेस कर दो पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है? जो इशू प्राइस होती है शेयर की। और आपके पास डिविडेंड आएंगे, और डिविडेंड पे पता है तुम्हें इनकम टैक्स तुम दोगे, या सीजीटी ट्रीटमेंट लगेगी, और उसका फार्मूला है डीपी, वही बाय बैक प्राइस लिखना, माइनस कॉस्ट, तो चार्जेबल गेन आएगा, और नॉर्मल जैसे सीजीटी देते हो वो देना। डिविडेंड ट्रीटमेंट में डीपी में से पार वैल्यू माइनस हो रही है, जबकि यहाँ पे सीजीटी में डीपी में से कॉस्ट माइनस हो रही है और गेन आ रहा है। कंडीशंस क्या हैं? तो लिखा है इन केस ऑफ रीपरचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी फॉर सीजीटी ट्रीटमेंट फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। नंबर 1, कंपनी मस्ट बी अनकोटेड कंपनी। जो कंपनी आपसे बाय बैक कर रही है वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? अनकोटेड। दूसरी कंडीशन है शेयर होल्डर मस्ट बी यूके रेजिडेंट, तुम यूके के रेजिडेंट होना जरूरी हो। थर्ड, होल्डिंग पीरियड शुड बी 5 ईयर्स, तुम्हारी 5% होल्डिंग पीरियड होना 5 साल सॉरी जरूरी है। लेकिन अगले ही लाइन में लिखा है इफ शेयर्स आर इनहेरिटेड then this is reduced to 3 years by combining the ownership period of both donor and donee। देखो, रीपरचेज से पहले नॉर्मली तो 5 ईयर ऑनरशिप होना जरूरी है, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में, जैसे कि आपको मदर से इनहेरिट होके मिले थे जी शेयर, मदर से शेयर होल्डर को मिले थे इनहेरिट होके, तो 3 साल बस पूरे कराने हैं आपने। 3 साल किसके? डोनी और डोनर के कंबाइंड। मदर के मैं कहती हूँ 1.5 ईयर उसने रख के आपको इनहेरिट कर दिए, अब आपके भी 1.5 ईयर ऑनरशिप है, तो दोनों को कंबाइन करके कितने साल बने? 3 ईयर। मदर ने 2 साल रखे थे, आपने 1 साल, और फिर कंपनी ने बाय बैक कर लिए, दोनों के कंबाइंड ऑनरशिप 3 साल बन गई। ठीक, तो इनहेरिटेंस के केस में 3 साल किस तरह पूरे कराओगे? डोनी एंड डोनर की कंबाइंड ऑनरशिप मिला के 3 साल पूरे हो गए तो कंडीशन फुलफिल। फोर्थ कंडीशन है रीपरचेज मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी। कंपनी के लिए कब बेनिफिशियल होता है कि वो आपसे बाय बैक कर ले? देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज कि कंपनी के लिए कब बेनिफिशियल होता है कि वो अपने शेयर होल्डर से वापस ले ले शेयर्स। तो ए पॉइंट, जब शेयर होल्डर्स इन डिस्प्यूट,
एक शेयर होल्डर कंपनी में रह के डिस्प्यूट झगड़े कर रहा है, तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि वो ऐसे शेयर होल्डर से बाय बैक कर ले। बी, शेयर होल्डर इज ग्रीव्ड, तुम दुख में हो, कंपनी में रहते हुए दुख में हो, गम में हो कि मैं क्यों हूं इस कंपनी में, तो भी कंपनी के लिए बेहतर है कि तुमसे शेयर वापस ले ले। थर्ड, शेयर होल्डर वांट्स टू रिटायर, एक शेयर होल्डर चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, बस बाय बैक कर लेना जरूरी है, बेनिफिशियल है। और डी, शेयर होल्डर डज नॉट लेट द कंपनी टू ग्रो, एक शेयर होल्डर चाहता ही नहीं है कि कंपनी ग्रो करे, तो ऐसे भी बेनिफिशियल है कंपनी के लिए कि ऐसे शेयर होल्डर से बाय बैक कर ले शेयर। इन ए बी सी डी चारों में से कोई एक सिनेरियो भी एग्जाम में दिया हो, जैसे कहता है शेयर होल्डर डिस्प्यूट में है, तो आप कहना फोर्थ कंडीशन पूरी है कि बेनिफिशियल है कंपनी के लिए कि वो ऐसे शेयर होल्डर से शेयर रिपरचेज कर ले। तो पहली चार कंडीशन तो इजी हैं, कंपनी अनकोटेड हो, शेयर होल्डर यूके का रेजिडेंट हो, और होल्डिंग पीरियड 5 साल होना जरूरी है, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में 3 साल पूरे कराने हैं, और वो भी डोनर डोनी की कंबाइंड ओनरशिप। और फोर्थ है बेनिफिशियल हो कंपनी के लिए। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ रीजन के आगे लिखा हुआ है, कितने नंबर की पेपर में आती है ये दो पॉइंट कंडीशंस? 3 से 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनर आपको 3 to 4 मार्क्स देता है एग्जाम में इन दोनों के। वो क्या है, पहले तो इस बात का पहले जवाब दो पढ़ने से पहले। देखो तुम्हारी ना, मैं कहती हूँ 100% होल्डिंग रिड्यूस्ड, मैं कहती हूँ रिड्यूस्ड टू 30 हो गई है, और दूसरा कहती हूँ रिड्यूस्ड बाय 30 हो गई है। दोनों केस में आंसर कितना होना चाहिए? 30 or 70? 30। एंड 70? यस। चलो अब आप, मैं फिफ्थ और सिक्स पढ़ने लगी हूँ। आफ्टर रीपरचेज होल्डिंग मस्ट रिड्यूस टू 30 आर लेस, और ड्यू टू रीपरचेज होल्डिंग मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 25 आर मोर। इन दोनों के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, एक इलस्ट्रेशन, उस क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे कि ये दोनों कंडीशन मीट करके देखेंगे। आप इन दोनों के लिए क्वेश्चन लिखें अपने रजिस्टर पे। Mr. A has 7,000 shares in company, and company has 10,000 shares. Whether CGT treatment will apply or not if following are repurchases. Number 1, 3,500. नंबर 2, 5,500 शेयर बाय बैक कर ले कंपनी अगर, और तीसरा है 7,000 शेयर ले ले। लिख लिया आपने? हाँ भाई, लिखा कि नहीं? यस मैम। चलो अब पहला सिनेरियो है, अगर 3,500 शेयर बाय बैक कर ले। आपने हमेशा दो कॉलम बनाने हैं, एक शेयर होल्डर का मिस्टर ए का और एक कंपनी का। मुझे बताओ बिफोर रीपरचेज, रीपरचेज से पहले मिस्टर ए के पास कंपनी के कितने शेयर हैं? 7,000, और कंपनी के पास 10,000। 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 करो तो कितने परसेंट शेयर बनते हैं बिफोर रीपरचेज आपके पास कंपनी के? 70। यानी मिस्टर ए के पास रीपरचेज से पहले कंपनी के 70% शेयर थे। अब हो गई रीपरचेज, 3,500 शेयर रीपरचेज हो गए, तो यहाँ से भी माइनस करने हैं, कंपनी से भी माइनस करने हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर कम हो गया। दोनों साइड से आपने माइनस करने हैं। फिर आफ्टर रीपरचेज मिस्टर ए के पास कितने शेयर बचे? 3,500, और कंपनी के पास 6,500।
अब 3500 डिवाइडेड बाय 6500 इंटू 100 करो तो ये कितना बन रहा है 54%। अब कंडीशन 5 गौर से सुन लो। कंडीशन 5 कहती है आपकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस टू 30 होनी चाहिए। तुम्हारी तो रिड्यूस टू 54 हुई है। क्या कंडीशन मीट हुई या नहीं? नहीं। नो, कम से कम 230 तक आने चाहिए थे, तुम तो 54 तक आए कम होके, तो नहीं मीट हुई। और कंडीशन 6 कहती है कि आपकी शेयर होल्डिंग में 25% की एटलीस्ट रिडक्शन होनी चाहिए थी। 25 या उससे ज्यादा भी रिड्यूस हो जाए तो ठीक है, 25 एटलीस्ट हो, उससे कम ना हो रिडक्शन। तुम पहले कैलकुलेटर पे मुझे यूं करके दिखाओ कि रिडक्शन कैसे करोगे। तुम्हारे पास रीपरचेज से पहले 70% शेयर है ना, 70% को अगर मैं 25 से रिड्यूस करूं, रिडक्शन कैसे लोगे? करो जरा कैलकुलेट। रिडक्शन अगर मैं करूं 70% को 25 से रिड्यूस करना है, 52.5 आ जाएगा। हाँ कैसे आया? 70% का पहले तुमने 25 लिया, परसेंट लिया, कितना बना? मैंने डायरेक्ट लिया 75%। हाँ डायरेक्ट ले लो बेशक, रिडक्शन ही करनी है ना शो। तो आपका आंसर आया 52.5%। इतना इम्पोर्टेंट, ये तो एक चल रहा है आपका लेक्चर और आप बैठ के गाने सुन रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं पढ़ना आपने। किसको कह रही हैं? ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है? किसी को समझ आई है या नहीं 52.5 कैसे आया है? जी मैम आ रही है। चलो, वो कहता है कि कंडीशन 6 कहती है कि आपकी शेयर होल्डिंग रीपरचेज के बाद 52.5 तक रिड्यूस होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी रिड्यूस हो जाए तो खैर है। आप कितने हुए? 54। क्या मीट हुई? नहीं। नो, कम से कम 52.5 तक गिरने चाहिए थे। उससे भी ज्यादा गिर जाते तो ठीक था, लेकिन आप तो उससे 54 पे आके रुके, तो ये नहीं मीट हुई। चलो जी, अगली दूसरा सिनेरियो दो उसी तरह बनाएं। मिस्टर ए का कॉलम और कंपनी का। बिफोर रीपरचेज मिस्टर ए के पास 7,000 शेयर हैं, कंपनी के पास 10,000, तो ये बनता है 70% शेयर है। अब हो गई रीपरचेज। दूसरे सिनेरियो में कितनी रीपरचेज हो रही है? 5500 शेयर अगर बाय बैक कर ले कंपनी, तो कंपनी से भी कम कर दो। अब आफ्टर रीपरचेज ये बनते हैं 1500 शेयर और ये बनते हैं 4500। तो 1500 डिवाइडेड बाय 45 करो तो ये बनता है 33.33%। अब कंडीशन 5 कहती है कि आपकी होल्डिंग रिड्यूस टू 30 होनी चाहिए। आप तो रिड्यूस टू 33.33 हुए, मीट हुई या नहीं? नहीं। नो। फिर कंडीशन 6 कहती है आपकी होल्डिंग जो 70% है उसमें 25 की रिडक्शन होनी चाहिए। तो आपने कहा था 70 में 25 की रिडक्शन से आंसर आ रहा था 52.5। इतनी रिडक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपकी हुई 33.33। आप इससे ज्यादा रिड्यूस कर गए, मीट हो रही है या नहीं? मीट हो गई ना? चलो जी, और अब तीसरा सिनेरियो है, एक कॉलम मिस्टर ए का बनाए, एक कंपनी का। बिफोर रीपरचेज 7,000 शेयर मिस्टर ए के पास हैं, कंपनी के पास हैं 10,000, यानी 70% शेयर है। अब हो गई रीपरचेज, सारे के सारे 7,000 यहाँ से भी बाय बैक हो गए, कंपनी से भी कम कर दो। तो आफ्टर रीपरचेज
आपके पास 0 बचे, कंपनी के पास 3000। 0 डिवाइडेड बाय 3 करो, 0 को जिस पे डिवाइड करो 0 ही आता है आंसर। अब कंडीशन 5 कहती है आप रिड्यूस्ड टू 30 होने चाहिए, आप तो रिड्यूस टू 0 हो गए, मीट हुई या नहीं? होगी ना मीट। हाँ ना, आप तो 0 कुछ भी नहीं बचा आपके पास, सारी की 100 ही रिड्यूस हो गए आप। और कंडीशन 6 कहती है आपकी जो होल्डिंग थी 70%, उसमें एटलीस्ट 25 की रिडक्शन हो, 25 से ज्यादा भी हो तो खैर है, यानी 52.5 एटलीस्ट हो, इससे भी ज्यादा रिड्यूस हो तो भी ठीक है। आप तो 0 पे आके रुक गए, बीट हुई। यस 25 क्या, आप तो 100% रिड्यूस कर गए, तो बीट हो गई। क्लियर? लड़कियों समझ आ रही है? मैम, इसमें एक कंफ्यूजन है, जो Yes. कंपनी से माइनस करते हैं इसका क्या कंसेप्ट है? देखो शेयर होल्डर है ना, तो जब तुम शेयर होल्डर निकल रहा है अपनी फैमिली कंपनी से, तो शेयर होल्डर तो खत्म, साथ ही कंपनी से भी तो खत्म हो गया ना, तो कंपनी से भी उसके शेयर माइनस करने होंगे हमें। ठीक, तो क्या ये कंपनी के शेयर इतने कम हो जाएंगे? जी जी, इतने काम हो जाएंगे। पहले 10 थे ना, 7000 जब शेयर होल्डर से बाय बैक कर लिए, शेयर होल्डर खत्म, तो कंपनी के पास बाकी बाय बैक के बाद कितने बचे? 3000। यू मीन टू से कि कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब तीसरा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब हो तब भी शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। लिक्विडेशन में लिखा है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्लोज्ड, खत्म हो गई है, देन आल्सो इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। अगले पॉइंट में लिखा है एनी अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर देन सीजीटी विल अप्लाई। देखो लिक्विडेटर जिस दिन अपॉइंट होगा उसके बाद अगर आपको कोई पैसे रिसीव होते हैं शेयर होल्डर को, तो आप उस पर कौन सा टैक्स दोगे? सीजीटी। और थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर के अपॉइंट होने से पहले अगर आपको कुछ मिलता है अमाउंट, तो उस पर आप कौन सा टैक्स देंगे? डिविडेंड इनकम मानेंगे उसको, और इनकम टैक्स देना। एक मैंने साथ ही क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया है कि मिस्टर ए परचेज शेयर इन कंपनी एक्स, ही रिसीव 40,000 बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो 40 पे कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सी इनकम मानोगे इसको? डिविडेंड। हाँ, और इनकम टैक्स देना। और 70,000 रिसीव हो रहा है आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो इस पे कौन सा टैक्स? सीजीटी। CGT। और आप शेयर वर परचेज फॉर 17,000, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि भाई जो 40,000 है इसको मैं डिविडेंड इनकम मानूंगा और इस पे मैं दूंगा इनकम टैक्स। दूसरा 70,000 आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर रिसीवर है, इस पे मैं दूंगा सीजीटी। कैसे दोगे सीजीटी? डीपी में क्या लिखोगे? 70। खरीदे कितने के थे? कॉस्ट 17। गेन कितना आ रहा है? 53। इस पे जैसे नॉर्मली सीजीटी देते हैं वैसे दोगे। क्लियर? बस ये आपका टॉपिक था, खत्म।